गाड़ी ऑलमोस्ट चालू है। अगर मैं आपको इसको ऑन करके अगर दिखाऊं तो ठीक है। ओके ओके। तो गाइस ये क्योंकि बहुत समय से ये गाड़ी केवल एक शेड के नीचे खड़ी हुई थी, इसलिए स्टार्टिंग तो इसमें आसानी से हो गई। पर इस टाइम पे इन गाड़ियों को चलाना किसी मारुति कार को चलाने से कम नहीं है, क्योंकि वैसे ही इन गाड़ियों का एवरेज बहुत ज़्यादा कम होता था। और अब अगर इस कंडीशन में चलाएंगे तो शायद ये 4 या 5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से कंजम्पशन देगी। तो ये है गाइस हमारे टेस्ट पायलट, और अब एक बार पूछेंगे कि क्या परफॉर्मेंस रहा इसका। सेकंड स्पीड पे काफ़ी तेज़ी से जाते हुए अब शायद ही सबसे तेज़ स्पीड में अमरीश भाई आएंगे, बहुत तेज़ी में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास में है अपने ज़माने की बहुत ही बेहतरीन गाड़ी काइनेटिक होंडा। अब हालांकि मार्केट में ये बिल्कुल अबंडेंट हो चुकी है, और जैसे भी आपको मिलेगी तो शायद बहुत बुरी हालत में किसी घर के किसी कोने में पड़ी हुई मिलेगी। तो ऐसी ही गाड़ियों को फिर से ज़िंदा करने के लिए हम लोगों ने इस गाड़ी को चुना है, और इसको हम कन्वर्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक में। तो बिना किसी लाग लपेट के आइए सबसे पहले इसका जो इंजन है उसको डिसमाउंट कर देते हैं या डिसमेंटल कर देते हैं। उसके बाद में इस वीडियो में आने वाले टाइम, इस वीडियो के अगले हिस्से में हम आपको इसमें बाकी जो एसेसरीज़ हैं वो सब फिट करना भी बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले ये जो पैनल है ये खोल लेते हैं और पेट्रोल वगैरह निकाल लेते हैं। गाड़ी ऑलमोस्ट चालू है। अगर मैं आपको इसको ऑन करके अगर दिखाऊं तो ठीक है। ओके ओके। तो गाइस ये क्योंकि बहुत समय से ये गाड़ी केवल एक शेड के नीचे खड़ी हुई थी, इसलिए स्टार्टिंग तो इसमें आसानी से हो गई। पर इस टाइम पे इन गाड़ियों को चलाना किसी मारुति कार को चलाने से कम नहीं है, क्योंकि वैसे ही इन गाड़ियों का एवरेज बहुत ज़्यादा कम होता था। और अब अगर इस कंडीशन में चलाएंगे तो शायद ये 4 या 5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से कंजम्पशन देगी। तो इसको थोड़ा सा इकोनॉमिक बनाने के लिए अब हम इसको इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करेंगे। और जैसा कि हम अपनी हर वीडियो में आपको बताते हैं, इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन से डूज़ एंड डोंट्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए सबसे पहले इसका इंजन अलग कर लेते हैं। उससे पहले ये इसके जो पैनल हैं इनको खोल लेते हैं। तो दोस्तों इंजन को डिस्माउंट करने के लिए भी हमने इसके साइड के दोनों पैनल खोल दिए हैं, और जो इसका वायरिंग है वो भी ऑलमोस्ट हमने यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दी है, बैटरी निकाल दी है। अब ये जो मेन इसका जो फुटरेस्ट है इस वाले पार्ट को भी हम अलग कर देते हैं, ताकि इंजन के ये जो फाउंडेशन है ये निकल सके। तो अभी यहाँ पर अभी देख सकते हैं इस गाड़ी में अच्छी बात यह है कि इसके इंजन के साथ में इसका सेंटर स्टैंड नहीं होता है। तो हमें जो स्विंग आर्म हमें मिली है उसमें हमें इस स्टैंड को लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मुझे लगता है। बाकी तो इंजन उतरने के बाद ही पता चलेगा। तो भाई इंजन को अलग करने से पहले इसमें अगर गाड़ी में पेट्रोल है तो ये भी बहुत ही ध्यान से और सावधानी से हमें निकाल लेना चाहिए, ताकि किसी भी तरीके की कोई फ्लेमेबल चीज़ इसमें ना रहे, क्योंकि ठोका पीटी के दौरान कई बार फ्लेम या स्पार्क जनरेट होती है। तो भाई सारी चीज़ें खोल दी है हमने, और अब सबसे आखिरी में इसकी जो मेन फाउंडेशन शाफ्ट है उसको निकालने के लिए अब हमें इसका जो मेन फाउंडेशन है उसको अलग करना पड़ेगा।
हाँ हम्म ठीक है, ये निकल गया है। लाओ थोड़ा थोड़ी देना। हाँ तो गाइस ये ओके, ब्रेक वायर नहीं निकाला था क्या? ठीक है, ब्रेक वायर। तो गाइस इंजन हमने इस तरीके से डिसमाउंट कर लिया है। अब देख सकते हैं कि इंजन को इस तरफ लिया थोड़ा सा। इंजन पूरी तरीके से अलग होने के बाद भी हमारी गाड़ी जो है बिल्कुल सेफ। ठीक, तो ये है गाइस इसका इंजन। और अब हमारा काम शुरू होता है यहाँ से। ये है मेन इसकी जहाँ पे हमें स्विंग आर्म लगानी है। और अब हमें जो श्रेयान ईवीज़ से जो इसकी स्विंग आर्म मिली हुई है, रेडीमेड है। अब आइए इसको उसमें फिट करते हैं और बाकी सारा सिस्टम भी इसमें लगाते हैं। एंड आफ्टर रिमूविंग द मेन इंजन from the Kinetic Honda, in this part of Kinetic Honda EV conversion, we are going to fix the main swing arm, rear swing arm, which we have got from Shriyan EVs as a sample product. And with that rear swing arm, we also fix the rear hub motor, which is of 1000 watt 48 volt 48/60 volt. So let's start this work and complete the installation of rear swing arm. So guys, before we start the installation, or you can say fitting of the swing arm and the wheel into the main chassis of Kinetic Honda, let me introduce, or let me show you the major needful material which we are going to use in this conversion. The primary material, I mean the apparatus, or you can say the swing arm, is the main thing after removing the engine. As you can say, this is the product of Shriyan Electric Vehicle Bhopal, and this swing arm is specially made for Kinetic Honda. And as you can see, there is a foundation bush given already fitted with the swing arm. These are the suspension mountings, and this strip sort of thing is a brake plate stopper which comes along with the swing arm. And this is the most important part, that is 1000 watt 48 volt hub motor. We are using this hub motor as a used, I mean this is the used motor, and the tire is the same which we have removed from the engine part of the Kinetic Honda. So this is the 1000 watt BLDC hub motor and 48 volt. This motor will be fitted with the swing arm, and this swing arm will be fitted in the main chassis of the Kinetic Honda. Apart from the motor and swing arm, the suspension, the cost of the suspension is around 1400 to 1600 depend on the type of suspension. The recommended size is 12 inch to 14 inch of suspension. This is the length of suspension actually, and this is the 1000 watt controller, which is sold and marketed by, you can say, by Shriyan EVs. It is a made in India controller. So if you are a little patriotic person, you can order made in India product. You can keep thing in your mind while choosing. This is the serial number of the controller, and this is the charger, 48 volt 2.8 ampere. Actually we will convert this we will convert this
Kinetic Honda in with VRLA battery, that means valve regulated lead acid battery, or you can say lead acid battery, or you can say dry SMF battery, just to reduce the initial cost of the conversion. Okay, the cost of this charger is around 1780 rupees, and the cost of this controller is around 4300 rupees. The cost, as I have already explained, around 1400 to 1600. The cost of the swing arm is 1750 rupees along with this strip, and the motor is if you go with the used motor, you may get this motor in maybe 5050 500 5500 rupees, or maybe 600, or maybe 6500 rupees, depend on the condition and the state of the motor. And if you go with the new motor, you can get a new motor of 1000 watt in just 10,800 rupees. The controller cost will be additional. Okay, apart from these material, there will be a requirement of MCB with the fuse. This is the 40 ampere fuse, and this is the 60 ampere 63 ampere. It is so called 60 ampere, but usually it get tripped more than 40 ampere of load. Okay, so this is the throttle with the forward and reverse switch. This forward and reverse switch will be work as a fast and the economy mode switch, because we are going to use that start button switch as a reverse button. And this is the parallel connector, which we are going to use these three phase wire in a connection with the motor. So this is the parallel connector. The cost of throttle is around 450 rupees, and if you go with the two button throttle, I mean the reverse and forward and 3 speed, it will cost around 550 rupees. The cost of this fuse is also around 180, and this MCB cost around 180 to 200 rupees, depend on the available material and the brand. Apart from these, few more important part are DC to DC converter. This is the converter, and the cost of this converter is 680 rupees. And uh, this is the battery level indicator. As you can see, it is 48 24 48 72 volt. And if you and if we turn on off this jumper, it convert into the 12 36 and 60 volt battery level indicator. And the cost of this is around 850 rupees or 860 rupees. Okay, apart from these, uh, this is the headlight LED H4 type. Cost of this LED is 380 rupees. And if you go with the night eye LED, it will cost around 800 rupees. This is the brake and tail light, 85. These are the two LED type bulb for dashboard backlight. The cost of this is around 45 rupees each. These are the indicators, 4 bulb for 4 indicator, 2 for front and 2 for rear. The cost of this indicator is around 55 each. So this is the major material. Apart from these, this material, there are few child part is also required. Say for example, lux, soldering iron, tool kit, and sometime original switches. So I hope you understand the major required material for Kinetic Honda's EV conversion. So let's start fitting this swing arm with this motor into the main frame. So guys, as you can see, we have almost fitted the wheel with the swing arm, and the one thing we can observe here, that the movement of the brake lever is little, little engaged with this
extra part of the swing arm. So we are going to cut this from here so that it can move smoothly. So guys, we have fitted the hub motor into this swing arm. Now let's uh, fix this swing arm along with this motor into the main chassis. For fixing this, usually we need two men, but since it's Sunday, so nobody came here, so we'll try to fix it. First we need to align this swing arm into the centermost position of the frame. As you can see, we did. And then we need to little lift up this swing arm to this foundation, and then after need to insert this shaft into this and make it tight. So let's do it. So guys, after making the center position of the hub motor and the swing arm, we need to align this swing arm just like this position. And after align this position, you need to just little hammer the either side of the shaft, and from here you might face some tight issue. Maybe the bush came out. You just need to fit at its right position, and then you need to fix the shaft like this. And as this shaft reaches the this end, we need to little more adjust the position of the tire. Now with the help of a hammer we can fix. Now if you see from this side, you can see this bush is also little came out, so it's you don't need to worry, just fix this back and tight it. So guys, this is how we have fitted the rear swing arm of Kinetic Honda. So this is, I believe this is enough for this part. So guys, this is how we have fitted the rear swing arm of Kinetic Honda. If you want to order the same which we have fixed, maybe you got a motor or the other parts which we have shown in a part of this video, but you can order this swing arm, as this swing arm is not available in the market apart except the Shryan EV's manufacturing hub. You can use the number given on the top of the screen and talk to the expert. They will surely suggest you the best thing for your conversion. तो दोस्तों, काइनेटिक होंडा की ईवी कन्वर्जन में अभी तक हम लोगों ने इंजन को अलग करने के बाद में स्विंग आर्म लगा ली, मोटर लगा ली, ब्रेक सिस्टम इंस्टॉल कर लिया, सस्पेंशन वगैरह सारी चीज़ें इंस्टॉल कर ली हैं। जो इसकी लाइटिंग सिस्टम था वो भी अपडेट कर लिया है। अब कुछ चीज़ें जो हमें चेंज कर लेनी चाहिए, जैसे कि ये इसका जो डैशबोर्ड का पूरा सिस्टम है ये ख़राब हो चुका है। इसका जो लॉक है, ये लॉक और प्लस जो इसके बूट का लॉक है वो भी लगभग ख़राब हो चुका है। तो कुछ चीज़ें हमें मार्केट से अभी मिल गई हैं। उनमें से जैसे अब मैं आपको बताऊं कि ये लॉक का पूरा सेट हमने लिया है, और इसी तरीके से ये जो मीटर कंसोल है उसका भी ग्लास हमें मिल गया है। तो अभी कोई भी जो नया काम है जिसमें कि स्पेशली बैटरी इसमें कहाँ पे हमको लगानी है, इसको शुरू करने से पहले आइए जो इसका सिस्टम है इसको एक बार फिट कर लेते हैं, जो सामान हम लोग लाए हैं उनको। और आगे का पैनल, क्योंकि इसका आगे अब जैसे लॉक जब हम कंप्लीट कर लेंगे तो इसका आगे का जो पोर्शन है वो पूरी तरीके से फ्री रहेगा, तो हम इसको फिट कर सकते हैं, कस सकते हैं।
उसके बाद हम बैटरी ट्रे और इन सब चीज़ों के ऊपर काम करेंगे। तो चलिए सबसे पहले लॉक फिट कर लेते हैं। तो लॉक को फिट करने के लिए हमने जो एग्जिस्टिंग लॉक है ये आप देख सकते हैं, ये निकाल लिया है क्योंकि टूटा हुआ था। अब इसकी जगह पे हमें नया लॉक लगा देना है। तो गाइस हमने इस काइनेटिक होंडा का जो हैंडल लॉक जो था प्लस जो इग्निशन लॉक था उसको इंस्टॉल कर लिया है, आप देख सकते हैं। और अब इससे इग्निशन तो ऑन ऑफ हो ही रहा है, साथ ही साथ जो हैंडल लॉक है वो भी लॉक होने लगा है। कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे लॉक हो जाता है और ये यहाँ से खुल के आप ऑन कर सकते हैं, ये ऑफ़ और ये हैंडल लॉक। उसके बाद में ये जो हैंडल है ये लॉक हो जाता है। तो ये वाला काम हमारा कंप्लीट हो गया है और साथ ही साथ हमने ये जो इसका जो मीटर कंसोल है इसको भी खोल लिया है। इसका जो सिस्टम आप देख सकते हैं काफ़ी अब साफ़ सुथरा दिख रहा है। तो हम ये करेंगे कि यहाँ पर जो फ्यूल गेज है यहाँ पर सबसे पहले हम कोशिश करेंगे सिंबल चेंज कर दें। यहाँ पेट्रोल की जगह बैटरी सिंबल लगा देंगे और यहाँ पर ऑयल का क्योंकि कोई मतलब नहीं है इसलिए यहाँ पर ऑयल इंडिकेटर की जगह पे हम लगा देंगे पावर इंडिकेटर। तो इसको हम साफ़ कर देंगे, बाकी हाई बीम और इंडिकेटर एज इट इज़ रहेंगे। तो आइए ये वाला काम भी कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर चूँकि हमें डिजिटल बैटरी लेवल इंडिकेटर शायद ना मिले तो हम कोशिश करेंगे कि ये जो एनालॉग वाला है यही हमें मिल जाए, क्योंकि इसमें प्रॉपर कोई जगह नहीं है कि हम इसमें लगा सकें। तो गाइस हमारे पास में ये काइनेटिक होंडा का है मीटर कंसोल या इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर। और यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो फ्यूल गेज है, फ्यूल गेज थोड़ा सा हमें कॉर्नर में दिया हुआ है। और आपने हमारे कई सारे जो अदर कन्वर्जन है उसमें देखा होगा कि जब फ्यूल गेज में एक प्रॉपर जगह होती है तो हम उसको कट करके कुछ जो रेक्टेंगल टाइप का जो फ्यूल गेज है या जो बैटरी लेवल इंडिकेटर है वो लगाते हैं। इसमें ऐसी कोई जगह नहीं है तो हमने एक दूसरी इलेक्ट्रिक गाड़ी जिसमें एनालॉग बैटरी लेवल इंडिकेटर लगा हुआ था, बेसिकली 48 का है, तो हमने इसको निकाल लिया है और अब हम इसको फिट करने वाले हैं इसके अंदर। तो इसको खोलने के लिए बहुत आसान तरीका है, जैसा कि मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। ये इसको अलग करना है, ये भी यहाँ से निकल जाएगा और उसके बाद हमें पीछे से सिंपल तरीके से ये दोनों नटों को खोलना है। और यहाँ से इन दोनों को खोलने के बाद में ये जो दो जगह दिख रही है यहाँ पर हम प्लस माइनस इसका ले लेंगे। इसमें पीछे की तरफ जगह दी हुई है, ये जो आमने सामने के नट है इनमें हमें प्लस माइनस देना है 48 वोल्ट डायरेक्ट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जेनर डायोड लगा हुआ है, तो इस जेनर डायोड की वजह से 38 वोल्ट तक इसमें कोई पावर सप्लाई नहीं आती है। 38 वोल्ट से लेके 52 वोल्ट के बीच में इसमें पावर सप्लाई फ्लो करती है, जो कि लगभग 12 वोल्ट होती है। तो कुल मिला के ये जो मीटर है ये 12 वोल्ट का ही मीटर है। तो आइए इसको खोल लेते हैं और इसको लगा देते हैं। तो गाइस यहाँ पर हमने अब देख सकते हैं कि ये हमने कोशिश की है, जो इसका बैटरी लेवल इंडिकेटर है इसको एनालॉग वाला इसको इंस्टॉल किया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी पावर सप्लाई है इसमें भी 30 वोल्ट के आसपास रेंज अभी दिख रही है। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम इसको, मैं पहले थोड़ा सा और इसको पास में कर लेता हूँ, जैसे जैसे हम इसको बढ़ाते हैं वैसे वैसे इसका जो इंडिकेटर है वो भी हमें रीडिंग देता है। ये देख सकते हैं, मैं बढ़ाता हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे 23, 24, 30 वोल्ट के आसपास। जैसे हम 30 से थोड़ा सा ऊपर 40 तक जाते हैं ये बताने लगता है। और फुल जो है 53-54 वोल्ट के आसपास आके ये फुल हो जाता है। लेकिन अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि अब जैसे फ्यूल गेज में फ्यूल फुल ऊपर होता था लेकिन इसमें फुल बैटरी नीचे दिखाई देगा। तो अब हम इसमें ये कर सकते हैं कि मैनुअली डिज़ाइन करके हम इसमें जो एक बैटरी लेवल इंडिकेटर है उसका जो स्टिकर है या तो वो चिपका सकते हैं या इसमें थोड़ी सी पेंटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो आइए वो भी चीज़ इसमें निपटा के कर लेते हैं। तो वैसा थोड़ी सी लोकल प्रिंटिंग से हम लोगों ने आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बैटरी लेवल है उनको दर्शाने की कोशिश की है। यहाँ पर फुल बैटरी लेवल दिखाएगा और यहाँ पर ये एम्प्टी हो जाएगा।
और साथ ही साथ यहाँ पर जहाँ पे पेट्रोल गेज का एक साइन बना हुआ था वहाँ पर हमने बैटरी लेवल को भी इंडिकेट कर दिया। अब आइए इस पूरे कंसोल को वापस से फिट कर लेते हैं और गाड़ी में चेक करते हैं इसको। लेकिन ये सब हम करेंगे अपनी अगली वीडियो में। तो आइए जल्दी से इसको फिट कर लेते हैं। तो बस कुछ इस तरीके से हमारे काइनेटिक होंडा का जो इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है वो दिखने लगा है। फ्यूल गेज की जगह पे हमने इसमें बैटरी लेवल इंडिकेटर लगा इंस्टॉल कर दिया है। और साथ ही साथ अब ये वाला जो ऑयल का है इसको हम पावर एलईडी बना देंगे। जैसे गाड़ी ऑन होगी तो इसमें पावर एलईडी जलने लगेगा। अब आइए इसको गाड़ी में लगा देते हैं। और सिमिलरली हमने इसमें जो मड फ्लैप है उसको भी इंस्टॉल कर लिया था। और साथ ही साथ इसके जो फ्रंट व्हील है उसकी भी हमने सर्विस प्रॉपर तरीके से कर ली है। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं ये व्हील हमने पेंट वगैरह भी कर दिया है थोड़ा बहुत। और उसके बाद में अब ये जो इसका मीटर केबल है, ये मीटर भी जो इसका एनालॉग मीटर है उसकी केबल भी प्रॉपर घूमने लगी है। और साथ ही साथ इसमें बैटरी लेवल इंडिकेटर भी हमने लगा दिया था, आपने देखा। अब आइए इसमें जो डीसी टू डीसी कन्वर्टर है उसके कनेक्शन को कर लेते हैं। क्योंकि हम लाइट ऑलरेडी सेट कर चुके हैं तो कन्वर्टर को लगाने से पहले एक बार हम सभी लाइटों को एक बार ऑन करके देखेंगे, सारे एसेसरीज़ को चला के देखेंगे ताकि प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो गाइस अभी फ़िलहाल हमने इसकी जो जितनी भी लाइटें थी और हॉर्न इंडिकेटर, ब्रेक लाइट, टेल लाइट, लगभग सभी को उस हिसाब से एडजस्ट कर लिया है कि इसमें अब एक सिंगल सप्लाई में अगर हम डीसी टू डीसी कन्वर्टर को लगाते हैं तो हमें सभी चीज़ें ऑपरेट मिल जाएंगी। जैसे हॉर्न वर्किंग में है, इंडिकेटर आगे का, पीछे का, साइड इंडिकेटर उस तरफ का, ये भी है। इसके अलावा जो हेडलाइट है, हेडलाइट जैसे ही ऑन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे लाइट ऑन हो रही है। और साथ ही साथ पीछे की टेल लाइट भी जल रही है। और अगर इसी तरीके से अगर ब्रेक दबाते हैं तो ये लाइट और थोड़ी सी तेज़ जल रही है। बिना हेडलाइट को ऑन करे अगर दबाते हैं तो ब्रेक लाइट ऑन हो रही है। लगभग सारी चीज़ें इसकी ऑन है। और अगर हेडलाइट में अपर डिपर की बात करें तो अपर डिपर भी एक्टिवेट हो गया है। साइड इंडिकेटर का भी जल रहा है। केवल बल्ब में थोड़ा सा हेडलाइट में इशू है, हेडलाइट में बल्ब थोड़ा ख़राब है इसलिए हेडलाइट नहीं ऑन हुई है। बाकी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं ऑन हो गई है। ये जो सेंट्रल लॉक है ये भी हम चेंज कर चुके हैं। और यहाँ पर इसका कवर के साथ ही साथ हमने ये सब भी, इसकी जो बैटरी लेवल इंडिकेटर, इन सबको भी चेंज कर दिया था। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया था। अब मैं आपको वो चीज़ें समझाता हूँ जो आपको परेशान कर सकती है काइनेटिक होंडा को कन्वर्ट करने में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो ये जो मेन यहाँ पर सॉकेट है इसको निकाल दीजिएगा, है ना, इसको सेपरेट रखना है हमें। और यहाँ पर ये ब्लैक वाला वायर वाइट पट्टी के साथ में जो है इसको आपको शॉर्ट करना है ग्रीन वाले वायर से। और उसके बाद में इस सॉकेट को यहाँ से काट के इसको टेप कर दीजिएगा। बस ये काम यहाँ पे करना है। तो गाइस अब यहाँ पे मैं आपको वायरिंग को बहुत ही सिंपल शब्दों में समझा देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर जो आपका रेगुलेटर लगा हुआ है इस तरफ या उस तरफ, उस रेगुलेटर को निकाल दीजिएगा। उसकी सारी वायरिंग, जब आप इस वायरिंग लूम को यहाँ से खोलेंगे तो रेगुलेटर के जो इनपुट के वायर हैं वो अलग हो जाएंगे, जो आउटपुट के वायर हैं वो भी अलग हो जाएंगे। ये जो दो वायर हैं यहाँ पर एक सेंसर लगा होता है ऑयल का, उसके वायर हैं। और ये उसका एक सप्लाई होती है, डायरेक्ट सप्लाई। इसको आप चाहें तो निकाल भी सकते हैं। बट यहाँ पर इम्पोर्टेंट वायर जो हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट वायर है उनमें से एक वायर आपका ब्लैक वायर विथ वाइट पट्टी, ये वायर वही है जो वहाँ पे की स्विच में के आसपास मैंने आपको बताया था। तो इसमें जो मेन माइनस के वायर है वो ये दोनों ग्रीन वायर हैं। और प्लस के वायर अगर देखा जाए तो प्लस का वायर जो प्योर ब्लैक वायर है वो प्लस येलो वायर, और ये ग्रीन वायर विथ रेड पट्टी, इन सबको आपको प्लस में जोड़ना और इन सबको माइनस में। आप चाहें तो इन सबको
किसी एक कोने पे ले आके सबको सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ से एक कॉमन वायर निकाल सकते हैं। अब हमें यहाँ पर जो DC to DC कन्वर्टर है उसका आउटपुट इसमें देना है और ये कॉमन कैथोड रहेगा और इनपुट का जो प्लस वाला वायर होगा वो चाबी वाले स्विच से हमें लेके आना है यहाँ तक। तो इस तरीके से इसकी वायरिंग जो है पूरी तरीके से कंप्लीट होगी। अब आइए इस वायरिंग को थोड़ा सिस्टमेटिक कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर हमने वायरिंग को थोड़ा सा सिस्टमेटिक कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी वायर थे उन सबको हमने जोड़ दिया है और यहाँ पर DC to DC कन्वर्टर को भी यहाँ पे माउंट कर दिया है और कन्वर्टर से जो प्लस का वायर था कंट्रोलर को ऑन करने के लिए वो निकाल दिया है। यहाँ पर दो मेन पतले वायर इनपुट के लिए हमने दिए हैं, ये प्लस का है और ये ग्रीन वाला माइनस का है, क्योंकि पुरानी गाड़ियों में जो ग्रीन कलर होता था वो ग्राउंड होता था। अब अगर यहाँ सामने की अगर मैं आपको बात बताऊँ तो हमने क्या किया है कि जो ब्लैक कलर का वायर वाइट पट्टी के साथ में था उसको हमने इनपुट लिया है और जो रेड कलर का वायर था उसको हमने आउटपुट लिया है। मतलब कुल मिला के ये ग्रीन वायर और ये वाले ब्लैक वायर वाइट पट्टी के साथ में, इन दोनों को हमने चूज़ किया है की स्विच ऑन ऑफ करने के लिए, क्योंकि जब ऑन करते हैं की को तब ये जो है ये ऑन होता है। गाड़ी की जो लाइट है वो इसी से ऑन होती है। ये देखिए मैंने चाबी ऑन ऑफ करी और अब जैसे ही मैं ऑन करता हूँ वैसे ही ये ऑन होती है। तो और इसी में से जो आउटपुट का वायर है जो कि ग्रीन कलर का था, ये मतलब इस वाले में ब्लैक कलर का था, उसको हमने यहाँ बैटरी लेवल इंडिकेटर जो होता है उसमें जोड़ दिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बैटरी लेवल इंडिकेटर है वो भी हमारा प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। अब थोड़ा सा मुझे लगता है कि उजाले की ज़रूरत पड़ेगी। ये देखिए थोड़ा सा उजाला मैं तेज़ी से ले आया हूँ। ये देखिए जैसे मैं की ऑफ़ करता हूँ तो ये जो बार है बैटरी लेवल इंडिकेटर का ये भी आ जाता है। ये देखिए, और अभी अगर देखें तो ये लगभग 52 वोल्ट पे ऑपरेट हो रहा है। हम जैसे जैसे इसको बढ़ाएंगे वैसे वैसे आप देख सकते हैं कि इसकी जो निडल है वो ऊपर की तरफ जाती है। ये देखिए अब ये बिल्कुल फुल हो गई है बैटरी और लगभग 42 वोल्ट पे जाके ये बिल्कुल डाउन हो जाती है। ये बिल्कुल लोएस्ट पे है अभी यहाँ पर, और यहाँ अगर मैं आपको वोल्टेज दिखाऊं तो ये लगभग 47 के आसपास है और थोड़ा सा कम करेंगे 43, 44 के 45 के आसपास भी करते हैं। तो ये जो निडल है ये हार्डली मूव होती है। देखिए थोड़ी सी मूव हो रही है, बहुत हल्की सी। ये देखिए एनीवे अभी सारे फंक्शन हमारे ऑन हो गए हैं, अपर डिपर से लेके इंडिकेटर। और ये सब ऑपरेट हो रहे हैं हमारे DC to DC कन्वर्टर से यहाँ से। तो अब अगर आपको DC to DC कन्वर्टर की वायरिंग में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। वैसे अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी होगी तो मैंने एक एक करके कलर टू कलर आपको समझाने की कोशिश की है कि आपको करना क्या है, कौन से वायर को कट करना है और कौन से वायर को कॉमन लेना है। एक बार फिर मैं ब्रीफ में समझा देता हूँ इस वीडियो को एंड करने से पहले। देखिए यहाँ पर जो 4 वायर थे उनमें से आपको ये ब्लैक वाला वायर जो कि प्लस का होता है, बैटरी से प्लस का वायर होता है, ये इसको छोड़ देना है। ठीक है, इसको छोड़ दीजिएगा। और इसमें एक और ब्लैक वायर, ये तो प्योर ब्लैक है, और एक और ब्लैक वायर विथ वाइट पट्टी होता है, उसको आप ले लीजिएगा। उसी को हमने लिया है, क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल सेपरेट होता है और वो यहाँ से सीधा आपको यहाँ पे मिलता है। और उसी वायर को यहाँ पर हमने देखिए इनपुट में लिया है। यहाँ पे हम 48 वोल्ट जब इनपुट देंगे इसमें
तो ये 48 वोल्ट इनपुट डायरेक्ट यहाँ पे आएगा। चाबी जैसे ही ऑन करेंगे तो चाबी से जो पावर सप्लाई है वो इसके ग्रीन वाले वायर में, यानी कि इसका जो रेड है, इसका जो ब्लैक है, चाबी का ब्लैक और इस वाले का ग्रीन, उसमें आएगा। और उससे एक वायर तो वापस लौट जाएगा उसी में, और जो दूसरा वायर है वो यहाँ बैटरी लेवल इंडिकेटर पे आएगा, क्योंकि बैटरी लेवल इंडिकेटर को भी डायरेक्ट 48 वोल्ट से ही हम चेक करते हैं कि बैटरी कितनी चार्ज है। उसके बाद में यहाँ पर जितने भी ग्रीन वायर थे जो यहाँ से आए थे उन सबको जोड़ लीजिएगा और उसको माइनस में जोड़ दीजिएगा। और प्लस के लिए आपको मेजरली एक येलो कलर का वायर लेना है, येलो। और यहाँ पर आप देखें तो ये जो ग्रीन वायर विथ रेड पट्टी, इसको प्लस में जोड़ना है, येलो वायर को प्लस में जोड़ना है, और एक प्योर ब्लैक वायर होगा उसको प्लस में जोड़ना है। इन तीनों वायरों को आप एक साथ जॉइन करके इसके बीच वाले वायर, यानी कि इस पीले कन्वर्टर के पीला वाला जो वायर होता है उससे 12 वोल्ट आउटपुट निकलता है, तो उसमें आपको इसको ले लेना है। और जो इनपुट का 48 वोल्ट है जो कि रेड वायर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस रेड वायर से एक पैरेलल वायर ये जो निकाल दीजिएगा येलो ऑरेंज कलर का, जिससे कि कंट्रोलर ऑन होगा। तो आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अब इसकी अगली वीडियो में हम इसमें कंट्रोलर लगाएंगे और इसकी एक छोटी सी टेस्ट ड्राइव लेंगे। अभी फ़िलहाल इस गाड़ी में अभी भी एक कन्फ्यूजन है कि इसकी बैटरी कहाँ रखी जाए, कैसे रखी जाए, क्योंकि जो जगह इसमें मिली है हमको, ये आप देख सकते हैं, ना तो इसमें VRLA बैटरी फ़िक्स हो पा रही है 4, और ना ही ये लिथियम जो आयन बैटरी होती है वो फ़िक्स हो पा रही है। तो जगह काफ़ी सकरी है, कुछ ना कुछ हमको करना होगा जिससे कि ये बैटरी इसमें फ़िक्स हो जाए। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में काइनेटिक होंडा की EV कन्वर्जन के साथ में। तब तक बने रहिए हमारे साथ में और देखते रहिए मोटर लैब EVs। और हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है हमें एनर्जी देता है कंटिन्यूसली काम करने की। और पिछली वीडियो में आपने देखा कि हमने इसका DC to DC कन्वर्टर सेट कर दिया था। अब इस वीडियो में हम करने वाले हैं इसकी एक छोटी सी टेस्ट ड्राइव, और उसके लिए हमें ये जो कंट्रोलर है ये हमें लगाना होगा। और साथ ही साथ एक बात को भी हमें नोटिस करना होगा कि ये गाड़ी चूँकि पहले पेट्रोल वाली थी, तो इसमें सारा जो सिस्टम दिया हुआ है, जो एडजस्टमेंट दिया हुआ है, वो सब पेट्रोल गाड़ी के हिसाब का है। और चूँकि अब हम इसको बैटरी से चलाने वाले हैं, तो हमने कुछ जो मेजरेबल चेंजेस हैं वो किए हैं, और कुछ जो टेंजिबल कटिंग ग्राइंडिंग है वो भी हमने की है इसमें। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पेट्रोल टैंक अब डिग्गी जैसा बन गया है, पर अभी भी हमें संतुष्टि नहीं मिली है। हम ये जो कंट्रोलर है ये इस गाड़ी का मेन पॉइंट होता है, और ये कन्वर्टर, क्योंकि उसी से सारी लाइट जलती है और इससे इसकी मोटर ऑन होती है। तो हमारा ये सोचना है कि क्यों ना मोटर और कंट्रोलर को किसी ऐसी जगह पे रखा जाए जो पानी है, जो एटमॉस्फेरिक वाटर है या फिर जो बारिश का पानी है, उसमें बिल्कुल इसको एक फुल प्रूफ जगह मिले। तो पेट्रोल टैंक से अच्छी जगह नहीं हो सकती, क्योंकि सीट के ऊपर अगर देखा जाए तो सीट के ऊपर कवर होता है, और जो भी पानी आएगा वो साइड से होकर नीचे की तरफ गिर जाएगा। तो अब इसका जो बचा हुआ हिस्सा है हम इसको यहाँ से और काट देते हैं, ताकि इस कंट्रोलर को रखने में हमें आसानी हो, और उसके बाद में इसकी वायरिंग शुरू करते हैं। तो गाइस, ये वाला हिस्सा हमने कट कर दिया है, पेट्रोल टैंक वाला। अब हमारे पास में ये थोड़ा सा बड़ा स्पेस बूट का हमको मिल जाएगा यहाँ से। और जैसे कि आप देख सकते हैं, थोड़ा सा अगर इसमें पेंट कर देंगे तो ये एक डिग्गी की तरह, जिसमें कि चार्जर वगैरह और ये सारी चीज़ें हम रख सकते हैं। अब अगर इसमें जो इसका कंट्रोलर है, अगर उसको रख के देखें तो बहुत ज़्यादा जगह तो इसमें बचेगी नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ हम इस तरीके से यहाँ पर इसको टाइट कर सकते हैं, और बिल्कुल सामने की तरफ एक बड़ा सा छेद करके सारे वायर हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो आइए इसको फिक्स कर लेते हैं। तो गाइस, इसके जो कंट्रोलर है उसके साथ साथ हमको, क्योंकि इसके पावर बैंक यानी कि बैटरी को रखने के लिए भी एक सिस्टमेटिक जगह हमें बनानी थी, तो उसके लिए हमने ये जो बीच का एक चादर थी, आप इसको देख सकते हैं, ये हमने यहाँ से इसको कट कर दिया है। और 2 बैटरियाँ इसमें ऐसे में लग जाएंगी और 2 बैटरियाँ ऐसे खड़े में लग जाएंगी। तो इस तरीके से हमारी 4 बैटरी का सिस्टम इसमें पूरा हो सकता है, ऐसी हमको उम्मीद है। तो आइए इसको पूरा कट करके निकाल देते हैं बाहर।
तो गाइस हमने इसमें ये जो टैंक है उसमें कंट्रोलर को लगाने के लिए 2 छेद यहाँ पे कर लिए हैं, ताकि जितने भी वायर हैं वो सब इसके अंदर चले जाएं और बाकी जो कंट्रोलर है वो एक सेफ़ और शेडेड जगह पे फिक्स हो सके। तो गाइस यहाँ पर हमने कंट्रोलर को फिक्स कर लिया है और जब से इस गाड़ी पे काम कर रहे हैं तब से चार्जिंग सॉकेट के लिए मुझे ये वाला जो प्लास्टिक पोर्शन है ये सबसे ज़्यादा सूटेबल लग रहा था। तो अभी हमारे पास में ये है चार्जिंग सॉकेट कैप के साथ में। अब हम इसको बीचों बीच में यहाँ पर फिक्स करने वाले हैं, ताकि जब भी हमें गाड़ी चार्ज करना हो तो हम एक्सटर्नली गाड़ी को चार्ज कर सकें, हमें किसी भी तरीके से कोई चीज़ बूट या फिर कोई डिग्गी वगैरह खोलना ना पड़े। तो आइए इसमें छेद करते हैं और इसको फिक्स कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से हमने जो चार्जर है, चार्जिंग सॉकेट यहाँ पर आप देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया दिख रहा है ये देखिए। और बूट लगने के बाद भी ऐसा कुछ अलग से हमें इसमें नहीं निकालना पड़ेगा, खोलने की ज़रूरत नहीं है और ये बढ़िया यहाँ से हम चार्ज कर सकते हैं। अब आइए इसके कंट्रोलर के साथ में इसकी मोटर की कनेक्शन कर लेते हैं और बैटरी रख के इसको एक बार चला के चेक करते हैं। काइनेटिक होंडा की ईवी कन्वर्जन में हमने यहाँ पर ये जो कंट्रोलर लगा है इसकी कनेक्शन ऑलमोस्ट कर दिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर DC टू DC कन्वर्टर, ये कंट्रोलर, इसके जो फेस के वायर है ये हमने जोड़ दिए हैं और यहाँ पर ये जो हॉल सेंसर के हैं ये भी हम जोड़ देंगे। साथ ही साथ हमने इसमें बैटरी रखने की, ये लिथियम बैटरी है, 48 वोल्ट 24 एच की लिथियम बैटरी है, इसको हमने यहाँ रखने की कोशिश की। देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही फाइन एज के साथ में इसमें बहुत कम जगह इसमें इसको स्विंग आर्म के ऊपर मिल रही है हमको। और एक चीज़ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने बैटरी को स्विंग आर्म से बिल्कुल टाइट करके रखा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर भी जगह बहुत कम है। तो अगर गाड़ी के ऊपर दो छोड़िए, अगर एक व्यक्ति भी बैठता है और बम्पी रोड पे सस्पेंशन जब दबते हैं तो यहाँ पर आप देखिए बैटरी यहाँ आके टकराएगी और डैमेज हो सकती है। तो कुल मिला के अभी हमें करना ये है कि देखिए यहाँ पर व्हील और मड फ्लैप के बीच में लगभग 2 इंच का गैप है, तो हम 1 इंच इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे, जिससे कि हमारी ये जो बैटरी है ये भी पीछे की तरफ 1 इंच बढ़ जाएगी और हमें यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा कि जब सस्पेंशन अगर दबते भी हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आइए इसको ऐसा कर लेते हैं। तो भाई यहाँ पर हमने ये जो मड फ्लैप था इसको थोड़ा सा लगभग 1.5 इंच के आसपास आगे बढ़ा दिया है और उसके बाद में ये जो हमारी बैटरी है ये बहुत आसानी से अब इसमें आ रही है और एक एप्रोप्रिएट जो स्पेस होना चाहिए वो भी इसमें हमको मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगभग 1 इंच का गैप है और चूँकि हमारे शॉकअप में एंड पे लगभग 1.5 से 2 इंच का डिस्प्लेसमेंट होता है, तो जब ये एक्सिस पे जब इसकी जो रेडियस है, जो सबसे लीस्ट पॉइंट है, जब ये 2 इंच का प्रेस होगा तो यहाँ हार्डली 1 इंच ही प्रेस हो पाएगा। तो अब इसके हिसाब से जो हमारा बैटरी होगा वो 2 लोगों के बैठने के बाद भी सेफ़ रहेगा। पर अभी क्योंकि स्विंग आर्म के ऊपर ऐसी कोई माउंटिंग नहीं है जिससे हम इस बैटरी को इसमें फ़िक्स कर सकें, तो अभी हमको यहाँ पर एक एंगल आगे की तरफ और ऐसे ही कुछ समय पीछे की तरफ इसमें वेल्ड करना होगा, या वेल्ड अगर नहीं करना है तो उसको नट बोल्ट से कर सकते हैं, ताकि बैटरी की जो पोजीशन है वो बिल्कुल फ़िक्स हो। तो आइए इस बैटरी को फ़िक्स कर लेते हैं और उसके बाद में कनेक्शन शुरू करते हैं इसके। तो गाइस हमने यहाँ पर ये जो बैटरी है इसका जो स्टैंड है ये यहाँ पर वेल्ड कर लिया है और अब जो बैटरी है बिल्कुल अच्छी तरीके से फिट हो गई है। एक इसमें क्लैंप और लगा देंगे लेकिन मेन कनेक्शन करने के बाद में, और इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने जो फेस के वायर हैं और जो हॉल सेंसर के वायर हैं ये सब भी कंट्रोलर से जोड़ दिए हैं। और साथ ही साथ ये जो सॉफ्ट कम्युनिकेशन के वायर हैं जो कि हैंडल में लगे होते हैं, जिसमें कि मेनली थ्रॉटल, 3 स्पीड और रिवर्स का फंक्शन दिया होता है और की स्विच का फंक्शन दिया होता है, इसका भी हमने कनेक्शन कंट्रोलर के साथ में कर दिया है। यहाँ पर ये की स्विच का आप देख सकते हैं, ये की स्विच का है यहाँ पे, और यहाँ पर देखा जाए तो ये थ्रॉटल का है, ये 3 स्पीड का है और ये रिवर्स का है। अब इनके बाद में साथ ही साथ हमने जो कन्वर्टर है उसको भी यहाँ पर फिक्स कर दिया है नट बोल्ट के थ्रू आसानी से। अब जो MCB है उसके लिए ये हमने एक यूज्ड MCB यूज़ की है
क्योंकि इसमें छेद होते हैं, तो और यहाँ पर हम 2 छेद करके इस एमसीबी को भी यहाँ फिट करने वाले हैं। तो आइए इसमें छेद कर लेते हैं और एमसीबी की कनेक्शन शुरू करते हैं। तो इसको जिस तरीके से हमने अपनी एमसीबी को इन 2 नटों के थ्रू कस लिया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्जिंग सॉकेट। तो प्लस का वायर हम यहीं के यहीं डायरेक्ट दे देंगे इसमें, ताकि चार्जिंग यहीं से मिल जाए। और यहाँ पर अब ये जो प्लस का वायर है, क्योंकि ये यहाँ से जाएगा, तो हम बीच में चाहें तो एक फ्यूज़ लगा सकते हैं, ताकि फ्यूज़ यहीं पे डायरेक्ट लग जाए। और यहाँ से जो एक वायर जाएगा वो हमें इस एमसीबी पे मिल जाएगा, और यहीं से एक वायर डायरेक्ट आएगा जो कि बैटरी पे लग जाएगा। और इसी तरीके से हमने यहाँ पर एक पत्ती लगा के दोनों जो कनेक्टर हैं 3 लाइन फेस के लिए मेन, ताकि कभी भी गाड़ी पंचर हो तो यहाँ की बजाय, वैसे तो ये प्रायोरिटी रहेगी क्योंकि ये पास में तो यहाँ से निकाला जा सकता है। और दूसरे बैटरी के अदर कनेक्शन के लिए हमने ये वाला कनेक्टर लगाया है 4 लाइन का। अब आइए इनकी वायरिंग को एक-एक करके समझ लेते हैं। तो इस कुछ देर की मशक्क़त और थोड़ा चेंजेस करने के बाद में अब हमारी जो काइनेटिक है वो टेस्ट ड्राइव के लिए फाइनली तैयार है। और लेकिन टेस्ट ड्राइव कुछ देर में या शाम तक हम कर पाएंगे, क्योंकि अब भोपाल में फ़िलहाल बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है, तो इस सिचुएशन में बाहर निकलना थोड़ा सा मुश्किल है। एनीवे, तो अभी जो अपडेट ये है कि पहले इसमें राइट साइड में ब्रेक हुआ करता था, बट ड्यू टू सम रीज़न्स, कुछ कारण ऐसे हुए कि मोटर को हमने चालू कर लिया था, पर क्योंकि आपको पता है पुरानी मोटर हमने यूज़ की है, तो ये चलते चलते अचानक इसमें टूटने जैसी कुछ आवाज़ आई, और जब हमने मोटर को खोल के देखा तो इसकी मैग्नेट टूट चुकी थी। तो उस कारण से क्या हुआ कि अब हॉल सेंसर की जो पोजीशन थी वो सही मैग्नेट की तरफ होना चाहिए, तब जाके मोटर प्रॉपर तरीके से चल पाती है, नहीं तो प्रॉब्लम करती। इसलिए फिर हमें इसका जो फेस है अप साइड फ्लिप करना पड़ा। इसलिए जो इसका जो ब्रेक लीवर है वो राइट की जगह लेफ़्ट में आ गया है, और नीचे की जगह ऊपर आ गया है। बहुत सारे चेंजेस हमने किए हैं, और मड फ्लैप को भी थोड़ा सा हमको चेंज करना पड़ा, क्योंकि पहले बड़ा सिस्टमेटिक लगा हुआ था। ओवरऑल जो पहिए की पोजीशन है वो हमने कोशिश की है कि सेंटर टू सेंटर ही रहे। आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा टूवर्ड्स राइट थोड़ी सी पहिया जो है टिल्ट कर रहा है, बट इट्स नॉट दैट ह्यूज कि गाड़ी के चलने में कोई प्रॉब्लम आए। एनीवे, फ़िलहाल अब हमने ये किया है कि यहाँ पे सारे कनेक्शन इसके जोड़ दिए हैं। ये 3 फेज़ के वायर हैं, ये प्लस माइनस के, ये 2 पोल अभी खाली हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसमें भी एक और 3 फेज़ लगा देंगे, तो हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बैटरी के कनेक्शन हमने कर दिए हैं। और अगर मैं नीचे की बात करूं तो यहाँ पर भी हमने एमसीबी के कनेक्शन कर दिए हैं। चार्जर का माइनस वाला वायर अभी बाकी है, इसको हम बाद में कनेक्ट कर देंगे जैसे ही चार्जर ऑन करेंगे। कंट्रोलर यहीं पे फिक्स है। फ्यूज़ के फ़िलहाल कनेक्शन बाकी हैं, वो भी हम कर देंगे बाद में इजी। फ़िलहाल टेस्ट ड्राइव पर्पज़ से हमने जो मोटे मोटे तौर पे जो कनेक्शन होना थे वो सारे हमने कर दिए हैं। और अब यहाँ पर हम जैसे की ऑन करते हैं और यहाँ पर लाइट ऑन हो जाती है, सारे फंक्शन ओके हैं। ये रिवर्स का फंक्शन है, इसको अगर दबा के एक्सीलेटर देते तो गाड़ी पीछे की तरफ जाती है। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो चलिए प्रभु का नाम लेते हैं और उस गाड़ी को एक बार स्टैंड पे चला के देखते हैं। तो स्पीड 1 पे ये देखिए बढ़िया चल रही है। ये स्पीड 1, स्पीड 2 पे देखिए, ये रही स्पीड 2, और ये स्पीड 3। अब इसकी स्पीड को देख के लगता है कम से कम 60-65 की स्पीड होगी। अब एक बार इसका रिवर्स का भी टेस्ट कर लेते हैं। ओके, तो रिवर्स के लिए ये देखिए, ये रिवर्स की फुल स्पीड है जो कि काफ़ी तेज़ है। एनीवे, तो ये गैराज में हमारा पूरा काम कंप्लीट हो गया है। अब आइए इसके पैनल को लगा देते हैं और एक बार इसको चलाने के लिए चलते हैं। तो गाइस कुछ इस तरीके से हमारी जो काइनेटिक होंडा का ईवी कन्वर्जन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अभी गाड़ी टेस्ट ड्राइव के लिए तैयार है। तो आइए इसकी एक छोटी सी टेस्ट ड्राइव लेते हैं। जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ये केवल की स्विच हमें ऑन करना है, यहाँ से लाइट ऑन हो जाएगी। और ब्रेक वगैरह अब हमने इधर साइड में कर दिया है। तो अब चलिए ओके साहब।
तो ये है गाइस हमारे टेस्ट पायलट, और अब एक बार पूछेंगे कि क्या परफॉर्मेंस रहा इसका। सेकंड स्पीड पे काफ़ी तेज़ी से जाते हुए। अब शायद ही सबसे तेज़ स्पीड में अमरीश भाई आएंगे, बहुत तेज़ी में। तो वैसे 5 मिनट का इसका टेस्ट ड्राइव हुआ है। अब आइए इसका एक बार कंट्रोलर चेक कर लेते हैं कि ज़्यादा तेज़ गर्म तो नहीं हुआ, क्योंकि अमरीश भाई के हिसाब से फर्स्ट स्पीड मोड में 40 तक जा रही है, तो सेकंड में 50 से 60 के बीच में चलेगी। मतलब थर्ड स्पीड मोड में तो शायद 60-70 के आसपास पहुंच जाए। देखिए कंट्रोलर भी बिल्कुल ना के बराबर गर्म हुआ है। तो मेरे हिसाब से सारा जो एडजस्टमेंट है वो अभी तक बिल्कुल ठीक रहा है। तो गाइस ये तो था एक छोटा सा टेस्ट ड्राइव वाला वीडियो काइनेटिक होंडा का। अब इसकी जो अगली वीडियो होगी उसमें हम इसको पेंट करने के बाद में जो एक ओवरऑल इसका जो एक बहुत ही बढ़िया जो लुक होगा उसका एक रिव्यू आपको बनाएंगे, फाइनल रिव्यू दिखाएंगे। तब तक आप देखते रहिए हमारे चैनल। और हाँ, इसके कन्वर्जन में जो छोटी छोटी चीज़ें हमने फॉलो की हैं, अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन वालों को कुछ एडिशनल पर्क हमारे चैनल पे दिए जाते हैं। तो और साथ ही साथ आप अगर वीडियो पसंद हो तो अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि काइनेटिक होंडा एक विंटेज गाड़ी है। अगर इन गाड़ियों को फिर से रीस्टोर किया जाए या फिर इनको इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट किया जाए तो कहीं ना कहीं एक वो भी उसकी रोड प्रेजेंस भी दिनों बढ़ेगी, और साथ ही साथ पोल्यूशन भी कम होगा, और कहीं ना कहीं जो पुरानी हमारी यादें हैं वो भी हमारे साथ में बनी रहेंगी। तो ये इसका 360 व्यू हुआ। तो कुल मिला के आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं इसमें एक आखिरी काम, जो ईवी कन्वर्जन को एक बहुत ही अच्छा और टेक्निकली एडवांस बना देगा। क्योंकि काइनेटिक होंडा बेसिकली 80s और 90s के टाइम की गाड़ी है, तो इसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स और बहुत ज़्यादा कुछ फंक्शन नहीं दिए होते हैं, बहुत बेसिक गाड़ी है कुल मिला के। तो इस वीडियो में हम इसमें लगाने वाले हैं एक रिमोट कंट्रोल सेट, जिससे इसको आप इसका जो ऑपरेशन है वो कीलेस हो जाएगा, एंटी थेफ्ट सिक्योरिटी ऐड हो जाएगा इसमें, और भी 2-3 इसमें फंक्शन होते हैं। एंटी थेफ्ट होता है, और व्हीकल लॉक होता है, सायरन, व्हीकल लोकेटर, ये सारे फंक्शन भी उसमें ऐड हो जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारी ये जो काइनेटिक है इसको हम लेके चलते हैं वर्कशॉप में, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ रिमोट कंट्रोल सेट, और ये भी बताऊँगा कि वो किस तरीके से लगेगा और कौन सा जो कंट्रोलर है वो जो रिमोट सेट है या जो एंटी थेफ्ट सिक्योरिटी है उसको सपोर्ट करता है। तो गाइस तो ये है हमारे पास में एक अच्छा चाइनीज़ एंटी थेफ्ट सिक्योरिटी सिस्टम। अब इस एंटी थेफ्ट सिक्योरिटी सिस्टम में आप देख सकते हैं कि ये तो एक इसका ECU होता है, जिसमें आपको इंटीग्रेटेड सायरन और एरियल मिल जाता है, और इसके साथ में मिलते हैं ये 2 रिमोट कंट्रोल सेट। आप देख सकते हैं दोनों का जो सेल है वो भी ऑन है। अब हमें करना क्या होता है, हमें एक ऐसा कंट्रोलर चाहिए होता है जिस कंट्रोलर में एक तो रेड और ब्लैक सप्लाई के लिए वायर हो, और एक ये 3 वायर होते हैं, जिनमें से एक बेसिकली जो मोटर है उसको लॉक करने के लिए होता है, एक कीलेस ऑपरेशन के लिए होता है, और तीसरा सायरन के लिए होता है। जब भी आप गाड़ी को लॉक करेंगे तो ये कंट्रोलर को ऑफ़ कर देता है, उस केस में ये काम करता है। तो ये 2 सॉकेट जिस भी कंट्रोलर में हो उस कंट्रोलर में आप इस सायरन को फिक्स कर सकते हैं। करना बहुत आसान है। आइए इसको काइनेटिक के पास में लेके चलते हैं और चेक करते हैं कि जो कंट्रोलर हमने लगाया उसमें ये है या नहीं। तो ये है गाइस हमारी काइनेटिक होंडा, और ओके, तो ये है इधर पे इसका लॉक। ये हमने इसका बूट खोला, और आप देख सकते हैं कि यहाँ इसके बूट में कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमने कंट्रोलर लगा के रखा हुआ है। और बेसिकली इससे पहले हम इसको ऑलरेडी चेक कर चुके हैं कि ये जो कंट्रोलर है ये रिमोट को सपोर्ट करता है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एक सॉकेट है जिसमें सेम लगभग उसी कलर के वायर लगे हुए हैं, और 3 सॉकेट हैं ये, और सेम एक ये प्लस माइनस का यहाँ पर दिया हुआ है सॉकेट। तो आइए इस सॉकेट को, बस हमें करना कुछ नहीं है, अब हमारी गाड़ी चल रही है, चलती हुई गाड़ी में हमने केवल इसको फिक्स कर देना है।
तो मैं इसको लगा देता हूँ। तो वैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 3 वायर वाला जो सॉकेट था, हमने उसको इस 3 वायर वाले सॉकेट से लगा दिया है। और ये पावर सप्लाई वाला जो वायर है, इसको हमने पावर सप्लाई वाले वायर से लगा दिया है। बेसिकली यहाँ पर हमने किया कुछ नहीं है, केवल कलर टू कलर और वायर के कॉम्बिनेशन लगाए हैं। और अब हम इसको चाहें तो फिक्स कर सकते हैं आसानी से यहाँ पर। और यहाँ पर आप रिमोट को थोड़ा सा समझिए। रिमोट में 3 वायर दिए हुए हैं, एक ये पावर का दिया हुआ है, या अनलॉक का दिया हुआ है, ये लॉक का दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लॉक करते हैं इसको। जैसे हमने लॉक किया तो अब जो व्हील का मोमेंट है, अगर वो होता तो लॉक हो जाना चाहिए। ये देखिए, ये देखिए, ये लॉक हो गया व्हील। ओके, तो गाड़ी लॉक हो रही है, यहाँ से लॉक होती है, यहाँ से अनलॉक हो जाती है। ठीक, अब जो कीलेस ऑपरेशन है वो हम देख लेते हैं। हमने गाड़ी को लगाया, चाबी देखिए, चाबी यहाँ पे लगी हुई है, चाबी बाहर निकली हुई है। और अब हम अगर इसको लॉक अनलॉक करते हैं, मतलब अगर हम बिना चाबी, अगर इसका हैंडल लॉक खुला हुआ है और हमें इसे लॉक करना है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये लाइट ऑन हो गई है, मतलब गाड़ी जो है चालू हो गई है। चेक करने के लिए हम इसको एक्सीलेटर दे के देखते हैं। वैसे तो ये इंडिकेटर का मतलब ही है कि चालू हो गई है। ये देखिए, तो बिना चाबी के भी हमारी गाड़ी ऑन हो सकती है। तो गाइस, ये इस तरीके से हमने अपना जो एंटी थेफ्ट और ये जो सिक्योरिटी सिस्टम है काइनेटिक होंडा में इंस्टॉल किया। अब इसकी जो रेंज है वो हम देख लेते हैं, कहाँ कितने दूर तक जा सकते हैं हम। बहुत ज़्यादा दूर नहीं, मेरे हिसाब से लगभग 50 से 60 फीट के आसपास इसकी रेंज होती है। ये भी काम कर रही है। एनीवे, तो रिमोट की जो लेंथ है वो, मतलब जो रेंज होती है वो लगभग 150 फीट के आसपास होती है सीधे में। अगर आप जिगजैग पैटर्न में हैं तो शायद ये इतने अच्छे से काम ना करें, बट हमारे लिए भी फ़िलहाल यही बहुत है कि ये जो की है ये प्रॉपर तरीके से काम कर रही है। बिना चाबी के भी अब हम गाड़ी को लगा सकते हैं। और ये भी है कि अब जैसे ही कोई इसमें उंगली करेगा, कोई गाड़ी को धक्का लगाएगा, इसको चलाने की कोशिश करेगा, हिलाएगा डुलाएगा या अपनी जगह से डिस्प्लेस करेगा, तो इस तरीके से इसमें सायरन बजेगा। अगर आप भी इस टाइप का जो सायरन है वो लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं, या श्रेयान ईवीज़ का जो ऑफ़लाइन जो ऑर्डर का नंबर है उस पर आप कॉल करके भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो है, जिसमें आज हमने कन्वर्टेड काइनेटिक होंडा में एंटी थेफ्ट सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉल किया, आपको पसंद आया होगा। फिर भी कोई डाउट या क्वेरी हो तो बेशक आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, छोटी छोटी और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और सिर्फ सब्सक्राइब करके ही आप उन वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में और देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद, जय भारत। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the